क्या हो गया? कितनी जोर से चोट लगी है। मुझे इस तरह जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था। उफ, अब मैं वापस महल कैसे जाऊंगी? मीरा अपने जख्मों को सहला ही रही थी कि तभी अचानक जंगल की खामोशी में कहीं दूर से एक बहुत ही धीमी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। ये ये आवाज कितनी मीठी धुन है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा दर्द गायब हो गया हो। कौन है जो इस इतने वीराने में इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है? मुझे देखना ही होगा, मुझे जाना होगा उस अजनबी के पास जो इस राग के पीछे छिपा है। मीरा चोट के दर्द को भूलकर खड़ी हो गई और अपनी धुन में मग्न होकर उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। तो तो यही है वो हाथ जो हवाओं में ये जादू खोल रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हर सुर के साथ मेरा दिल इसकी ओर खींचा जा रहा है। आखिर कौन है ये सुंदर युवक? मेरा मन कह रहा है कि बस यहीं ठहर जाऊं और उम्र भर इस राग को सुनती रहूं। आर्यन बांसुरी बजा रहा था और पास ही हिरन के छोटे छोटे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर संगीत सुन रहे थे। तभी अचानक मस्ती में एक हिरन का बच्चा आर्यन के ऊपर से छलांग लगाकर भागा। अरे, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? क्या तुम काफी देर से यहीं खड़ी मुझे देख रही थी? वाह, कितनी सुंदर है ये। पर यहाँ अकेले जंगल में इसकी सादगी और आंखों की चमक, कुछ तो बात है इसमें जो मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर यहाँ तक खींची चली आई। तुम कितना अद्भुत संगीत बजाती हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की दुनिया में पहुँच गई हूँ। फिर मीरा धीरे से अपना घायल पैर देखती है और उसकी आवाज में थोड़ा दर्द और संकोच आ जाता है। जंगल में चलते चलते मेरा पैर फिसल गया और मुझे चोट लग गई। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था और मैं बहुत डर गई थी। तभी तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनाई दी और मैं सहारा ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मदद करना तो मेरा फर्ज है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम हो कौन और इस घने जंगल में अकेले? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। जंगल में टहलते हुए मेरा पैर मुड़ गया और अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। क्या तुम मुझे महल तक छोड़ सकती हो? राजकुमारी? माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था। पर इस हालत में तुम पैदल नहीं जा पाओगी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें सहारा देकर ले चल सकता हूँ। हाँ। आर्यन अपना हाथ बढ़ाकर मीरा को सहारा देता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक अनकही खामोशी है, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं। कितना सुकून है इसकी पनाह में, जैसे सदियों की तलाश आज खत्म हो गई हो। इसकी सादगी किसी भी ताज से बढ़कर है। अगर ईश्वर ने मेरा हाथ किसी के लिए बनाया है तो शायद यही है। क्या मैं इसे अपनी जीवन साथी के रूप में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम
कल भी उसी जगह पर होगी? मतलब क्या तुम हर रोज वहीं बैठकर अपनी बांसुरी बजाती हो? हाँ, जब तक मेरी सांसें हैं और ये बांसुरी है, मैं वहीं मिलूंगा। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर आई। तभी उसकी बड़ी बहन तारा उसे देख लेती है। तारा ने झरोखे से मीरा और आर्यन को साथ देख लिया था। अरे मीरा, रुक। अभी जो तुझे छोड़कर गया वो कौन था और तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? दीदी, मेरा पैर फिसल गया था और मुझे बहुत चोट लगी थी। इस युवक ने ही मेरी मदद की है और मुझे सहारा दिया, महल तक पहुंचाया। वो बहुत ही अद्भुत इंसान है दीदी, और इतनी सुंदर बांसुरी बजाता है कि बस सुनते ही रह जाओ। तारा मीरा की बात सुनकर चुप हो गई और खिड़की से दूर जाते हुए आर्यन को देखने लगी। वाह, ये युवक तो वाकई बहुत सुंदर और प्रभावशाली दिख रहा है। इसकी कदकाठी और रूप किसी राजकुमार से कम नहीं। अगर ये मीरा को पसंद आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं? इसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। मैं अभी तो देखूं कि आखिर कितना सुंदर बांसुरी बजा लेता है जो इसे इतना पसंद आ गया। अगली सुबह आर्यन उसी पत्थर पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। वही हिरण के बच्चे फिर से उसके चारों ओर आकर मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगे। आर्यन की धुन पूरी होती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, मीरा को अपने सामने खड़ा पाता है। अरे, तुम फिर यहाँ? तुम्हारे पैर में फिर से चोट लग गई है क्या? तुम ठीक तो हो? नहीं, आज मेरे पैर में कोई चोट नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी बांसुरी की उस जादुई आवाज को फिर से सुनने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी धुन से मुझे ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं मीलों दूर से यहाँ पर बस खींची चली आऊं। राजकुमारी होकर भी इतनी सादगी, इसकी बातें सीधे दिल में उतर रही है। सच कहूँ तो कल जब तुमने मुझे अपनी बाहों में उठाया था, तभी मेरा दिल तुम्हारा हो गया था। तुम्हारी सादगी और इस संगीत ने मुझे अपना बना लिया है। आर्यन, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मीरा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक राजकुमारी मुझ जैसे साधारण लड़के को अपना दिल देगी। पर सच तो ये है कि मेरी हर धुन अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है। वहीं दूर झाड़ियों के पीछे छिपी तारा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और जलन की लकीरें उभर रही थीं। प्रेम, ये मामूली सा लड़का और मेरी बहन, ये वाकई बहुत सुंदर है और इसकी बांसुरी का जादू तो मुझ पर भी चल गया है। पर मीरा, तू गलत फहमी में है। जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो किसी और को नहीं हो सकती पसंद। तांत्रिक अपनी लाल आंखें खोलता है और एक भयानक हंसी हंसता है। खिलने दो, इस प्रेम को थोड़ा और खिलने दो। उन्हें नहीं पता कि जिस खूबसूरती पर वो मर रहे हैं वही उनके विनाश का कारण बनेगी और मेरी शक्तियों के लिए सबसे बड़ी बलि बनेगा। वो अपनी उंगलियों से हवा में कुछ काले धुएं जैसा बनाता है। उसमें आर्यन
और मीरा की तस्वीर उभरती है। तारा की जलन मेरे काम आएगी। जब नफरत और ईर्ष्या का बीज बड़ा होगा, तब मेरा असली खेल शुरू होगा। राजमहल के शांत बगीचे में मीरा अपने पिताजी के पास बैठी हुई है। तभी अचानक एक सुंदर हरा तोता आसमान से सीधा उनके कदमों के पास आकर गिरता है। ओह, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है। पिताजी देखिए तो सही, इस नन्हे से परिंदे का क्या कसूर था? किसी शिकारी ने इसे तीर मार दिया। ये तो मर जाएगा। ये तो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ तोता है मीरा, और इसका घाव गहरा है। पिताजी, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। मैं अभी इसकी मरहम पट्टी करवाती हूँ। ये कितना प्यारा है। इसकी आंखें तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये मुझे पहचानता हो। जब ये ठीक हो जाएगा ना, तो क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? बिल्कुल मीरा, अगर तुम्हारी ममता इसे जीवन दान दे सकती है तो ये आज से तुम्हारा ही हुआ। हद हो गई। ये मीरा भी ना जा जाती है, सबको अपना बना देती है। पहले तो वो बांसुरी वाला साधारण लड़का आर्यन, और अब ये तोता। मुझे पता है उसकी आंखों में वही आर्यन है। वो इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाता है, इतना आकर्षक है कि मैं भी उसे पाना चाहती हूँ। तारा गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही है। तभी खिड़की से वही हरा तोता उड़कर अंदर आता है और तारा के ठीक सामने बैठ जाता है। तोता तारा को एकटक देख रहा है। अरे तू यहाँ क्या करने आया है? जा यहाँ से। अपनी उसी लाडली मीरा के पास जा। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। ये तुझे क्या हो रहा है? तू ऐसे क्यों दिख रहा है? देखते ही देखते एक जोरदार बिजली कड़कती है और तोते की जगह खौफनाक तांत्रिक साक्षात तारा के सामने खड़ा हो जाता है। इतनी नफरत अच्छी नहीं है राजकुमारी तारा। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम कौन हो? और वो तोता कहाँ गया? वो तोता तो बस एक मुखौटा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम मीरा से नफरत करती हो और मुझे मीरा की बर्बादी चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो आर्यन भी तुम्हारा होगा और मीरा का नामो निशान मिट जाएगा। तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो इसका मतलब तुम ही वो तोता थे जिसे मीरा ने 1 महीने से अपने कमरे में पाल रखा था। तुम इसके इतने करीब थे और उसे भनक तक नहीं लगी कि तुम एक खौफनाक तांत्रिक हो। तारा कुछ पल के लिए रुकी। उसका डर धीरे धीरे एक कुटिल मुस्कान में बदलने लगा। वाह, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। मैं तो खुद मीरा को रास्ते से हटाने के बहाने ढूंढ रही थी ताकि आर्यन को पा सकूं। चलो, कोई तो मिला जिसने मीरा की बर्बादी की कसम खाई है। अब ना वो आर्यन उसका रहेगा और ना ही ये राजपाट। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस वो आर्यन चाहिए। बाकी तुम मीरा के साथ जो चाहो वो करो। बताओ, हमारी पहली चाल क्या होगी? आर्यन, तुम्हारी बांसुरी की धुन आज कुछ अलग ही कह रही है। ऐसा लगता है जैसे ये संगीत मुझे अपनी ओर खींच रहा हो।
आर्यन बांसुरी बजाना रोकता है और मीरा की ओर देखकर मुस्कुराता है। मीरा, तुम यहाँ? मैं तो बस तुम्हारी ही धुन में खोया हुआ था। तुम्हें यहाँ देखकर मन प्रसन्न हो गया। आर्यन, मैंने सुना है कि पास ही की एक बहुत पुरानी और सुंदर गुफा है। कहते हैं कि वहाँ की शांति में संगीत और भी खिल उठता है। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? गुफा? पर मीरा, वो जगह बहुत शांत और सुनसान है। तुम वहाँ जाना चाहती हो? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? क्या तुम अपनी मीरा के लिए इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर सकते? मैं इतनी उम्मीद से तुम्हें कह रही हूँ। नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अगर तुम चाहती हो कि मैं वहां बांसुरी बजाऊं तो जरूर चलेंगे। मीरा, मीरा, मैंने कहा था ना, यह गुफा बहुत भयानक है। देखो, देखो यहाँ कितना अंधेरा है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो मीरा? क्यों? मीरा कोई जवाब नहीं देती। वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आर्यन को देखती रहती है। मीरा, मीरा, तुम चुप क्यों हो? मेरी तरफ देखो। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, एक भारी लोहे का पिंजरा तेजी से नीचे गिरा और आर्यन उस पिंजरे के भीतर कैद हो गया। ये क्या है? तुमने ये और तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? कौन हो तुम? जवाब दो। कौन हो तुम? मूर्ख आर्यन, तू अभी अपनी मीरा को ढूंढ रहा है। जिसे तू अपनी समझ रहा था वो तेरा अंत है। तू जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूँ? देख, देख, ये मेरा है असली रूप, जिसे तू अपनी बाहों में भरने के सपने देख रहा था। मैं हूं मैं। वाह तांत्रिक जी, क्या रूप बदला है आपने। अब तो खुद मीरा भी धोखा खा जाएगी। खैर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तांत्रिक जी, आप अभी यहीं पर हैं। चलिए अब अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और इस खेल को खत्म करते हैं। बेचारा, तू यहाँ कैद है और तेरी वो मासूम मीरा इस वक्त तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। अरे उसे क्या पता कि उसका प्रेमी अब इस काली गुफा के अंधेरे में मेरा गुलाम बन चुका है। तारा, ये यहाँ क्या कर रही है? इसका मतलब ये तांत्रिक के साथ मिली हुई थी। ये अपने ही बहन को धोखा दे रही है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन सलाखों के पीछे बेबस था। तांत्रिक ने एक बार फिर पिंजरे में बंद असली आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में झांककर, देख, अब मैं अपनी मीरा के पास जा रहा हूँ। कितना दिलचस्प नजारा होगा ना, जब एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका का गला घोटेगा और वो मरते वक्त भी तेरा ही नाम पुकारेगी। पर उसे क्या पता कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका प्रेमी नहीं, उसका यमराज है। मैं भी देखता हूँ तेरी इस बांसुरी के संगीत में कितना दम है। अगर अपनी मीरा को बचा सकता है तो बचा ले। आर्यन, तुम कहाँ हो इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा मन ना जाने क्यों बहुत घबरा रहा था। और तारा, तुम आर्यन के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ करना मीरा,
लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ बहन, मुझे भी माफी मांगनी है तुझसे, लेकिन तुम्हारा ये प्यार अब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुमने जो सपने देखे थे अब उनके टूटने का वक्त आ गया है। मीरा इन दोनों की बातें सुनकर सन्न रह गई। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती या कोई सवाल पूछती, तांत्रिक ने एक तेज धार वाला चाकू निकाला। आर्यन, ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? मीरा, मीरा, क्या तुम ठीक हो? देखो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस इंसान को मैंने अपनी सब कुछ माना और वही आज मेरा कातिल बनने जा रहा था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं मीरा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जिसे तुम देख रही हो वो मैं नहीं, बल्कि वो बहुरूपिया तांत्रिक है। उसने मेरा रूप धारण करके तुम्हें धोखा दिया है। इस सब के पीछे उस तांत्रिक का हाथ है, और तुम्हारी बहन तारा भी उसी के साथ मिली हुई है। मुझ पर यकीन करो मीरा, मुझ पर यकीन करो। यदि ऐसी बात है और ये सच है कि मेरा आर्यन कभी मुझ पर वार ही नहीं कर सकता, तो मैं यकीन जरूर करूंगी। अरे तांत्रिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हमारी शर्त तो ये थी ना कि आर्यन मेरा होगा और आप मेरी बहन मीरा को रास्ते से हटाएंगे। मूर्ख लड़की, जो अपनी सगी बहन की सगी नहीं हुई वो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती, इसलिए अब तो भी मरेगी। तांत्रिक जैसे ही तारा पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तभी अचानक महाराज विक्रम, आर्यन, मीरा और सैनिकों की टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। सैनिकों, इस तांत्रिक को अभी बंदी बना लो और काल कोठरी में डाल दो। मैं हार गया आर्यन, मेरा सारा खेल खत्म हो गया। लेकिन ले जाने से पहले मुझे एक बात बता, आखिर ये सब हुआ कैसे? तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे आए? और मीरा, वो मेरे वार से कैसे बच गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ इस काल कोठरी में कैद हूँ, और वो दुष्ट बहुरूपिया मेरा ही वेश धारण करके मेरी मीरा को धोखा देने जा रहा है। वो उसे मार डालेगा, और मीरा को भनक तक नहीं लगेगी कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका प्रेमी नहीं, उसका कातिल है। उसकी आंखों में अपनी मीरा को खोने का खौफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक संघर्ष करते करते उसका हाथ कमर पर बंधी अपनी बांसुरी पर पड़ा। उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अरे हाँ, मेरी बांसुरी, मैं अपनी बांसुरी बजाता हूँ। इसकी रूहानी धुन कभी खाली नहीं जाती। अरे ये तो वही मीठी धुन है जिसे मैं हर रोज झरने के किनारे बैठकर सुना करती थी। पर आज इस संगीत में इतना दर्द और बेचैनी क्यों है? और ये आवाज उस काली गुफा की दिशा से क्यों आ रही है? नन्ही हिरनी ने अपनी चमकती आंखों से गुफा की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तड़प और आकर्षण दिखा। नहीं, मैं अपने प्रिय संगीतकार को इस तरह इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी उस तरफ जाना चाहिए। मेरी नन्ही सहेली, आज तुम्हारा ये संगीतकार बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर मैं आज यहाँ से बाहर नहीं निकला तो अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हिरनी ने जैसे आर्यन की बात समझ ली हो, नन्ही हिरनी ने
अपनी सूझबूझ दिखाई और अपनी फुर्ती से पिंजरे का वो जादुई ताला खोल दिया। तांत्रिक, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक शक्ति है। मेरी बांसुरी की धुन मेरी हर धड़कन में बसती है। जब मैं उस पिंजरे में बेबस था, तब मैंने अपनी बांसुरी से वो धुन छेड़ी जिसे सुनकर जंगल के नन्हे जीव खींचे चले आते हैं। उन्हीं छोटे छोटे वफादार जानवरों ने उस पिंजरे के जादुई तालों को कुतरकर मुझे आजाद किया था। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मूर्ख तांत्रिक, तुझे लगा कि तेरा वार सफल रहा? अरे तेरा वो चाकू तो हवा में ही रह गया था। उससे पहले ही मैं संतुलन खोकर नदी में गिर गई थी। तो जिसे मारा जाता था ना, वो मार नहीं पाया। वो तो मेरा सबसे बड़ा वहम बन गया तेरा। मीरा, मैं आर्यन को अपना बनाना चाहती थी। मैं भी तेरी तरह राजकुमारी कहलाना चाहती थी। इसी जलन ने मुझे अंधा कर दिया कि मैं तांत्रिक के साथ मिल गई। मुझे लगा था तुझे हटा दूंगी तो सब मेरा होगा, पर आज समझ आया कि नफरत से सिर्फ अकेलेपन की आग मिलती है। मुझे माफ कर दे बहन, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे सजा दे बहन, सजा दे, पर मुझे नफरत से मत देख। पगली, तूने राजगद्दी के लिए अपनी बहन को खोना चाहा, पर तुझे नहीं पता कि तू मांगती तो मैं तेरे लिए जान भी दे देती अपनी।